आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं इलेक्शंस की, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में है बल्कि सदारती इंतखाबात जो अमेरिका के हैं वहाँ से ही अब उभर के आया है। हालांकि बिहार में भी इलेक्शन है, काफ़ी अहमियत के हामिल है और ये इलेक्शंस भी बहुत कुछ तय करेंगे, लेकिन सदारती इंतखाबात जो अमेरिका में थे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पीछे होने के बाद ही उन्होंने जब मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो इन इंतखाबात से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इन इंतखाबात में दांधली हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो बाइडेन जो है वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे थे। जो नताइज सामने अभी निकल कर आए हैं, हालांकि अभी हतमी जो चुनावी नताइज है उसका ऐलान ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन इंतखाबात में जो डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी आगे नजर आ रहे हैं, जबकि जो रिपब्लिकन्स हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पीछे नजर आ रहे थे। और अमेरिका के चुनाव का क्या असर पूरी दुनिया में रह सकता है ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दो अलग अलग जो आइडियोलॉजीज हैं वो आज आमने सामने हैं। और ट्रंप को छोड़कर अब अगर बाइडेन वहां पर आते हैं तो फिर दुनिया का सिनेरियो क्या रहेगा और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर उसका क्या असर रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिकन चुनाव को छोड़कर जम्मू कश्मीर में भी अब चुनाव होने जा रहे हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी हुआ है। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें पंचायतों के वो चुनाव भी होंगे जो वैकेंट रहे हैं, यानी जो 13,000 निशस्तें पंचों और सरपंचों की थी वो भी अब पूरी की जाएगी और इस हवाले से भी अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चले, इंतखाबात तो अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल कुछ दूसरा भी है। जम्मू का माहौल अगरचे यही बता रहा है कि इलेक्शन होने चाहे, लेकिन कश्मीर में क्या कुछ है अभी भी तजब्जुब है, क्योंकि यहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, अभी भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि ये इलेक्शंस नॉन पार्टी बेसिस पे मुनक्कद होंगे और जब नॉन पार्टी बेसिस पे मुनक्कद होंगे तो उसके बाद दबाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से हट गई है, क्योंकि अब डायरेक्टली ये पार्टी सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन नॉन पार्टी बेस पर जब ये चुनाव होंगे तो क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो इन इंतखाबात के लिए तैयार है या उसके साथ साथ अपनी पार्टी कांग्रेस जो इन इंतखाबात के लिए तैयार है, क्या उनके लिए खुला मैदान छोड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी? एक अहम सवाल है, क्योंकि ये दो पार्टियां गुपकार अलायंस के साथ भी वाबस्ता है। गुपकार अलायंस ने अभी तक इस हवाले से या पीपल्स अलायंस ने अभी इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि वो इन इंतखाबात पर क्या कुछ कहेंगे। लेकिन सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, कश्मीर का वातावरण, कश्मीर का माहौल चुनावी एतबार से काफ़ी डिफरेंट है। आपकी नज़र में क्या आपको लग रहा है कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उनकी क्या पॉलिसी रहेगी और क्या डिसीजन रहेगा? क्या वो इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनका क्या कुछ प्रोग्राम है? देखिए, गुपकार अलायंस हो या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हो, हिलाल इन सभी के लिए या यूँ कहें कश्मीर की आवाम के लिए भी अब ये करो और मरो वाली पॉलिसी है, या आगे खाई पीछे कुआं है। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बाइकआउट किया था पंचायती इंतखाबात का, बीडीसी इंतखाबात का, और उसके बाद आपने खुद देखा और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी भुगतना पड़ा। ये भी मान रही हैं आज कि उन्हें भुगतना पड़ा। यहाँ पे हर ऐरा गैरा नथु खैरा जो है वो यहाँ की इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आ गया और उसके बाद वो मनमानी वाला जो सिस्टम है ग्राउंड पे वो देखने को मिला और पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा धचका भी लगा। और जिस तरह हमने कल भी देखा, कल जब महबूबा मुफ्ती की जो कन्वेंशन था, यूथ कन्वेंशन, तो वहाँ पे कुछ नौजवान लीडरान ने पीडीपी के, उन्होंने भी ये सवाल महबूबा मुफ्ती से किया था कि हमें क्या करना है। अगर महबूबा मुफ्ती ने उस हवाले से कल मीडिया को ये भी बताया कि ये सारा कुछ गुपकार डिक्लेरेशन के जो सिग्नेटरीज हैं उनके साथ सलाह मशवरे के बाद ही होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि पार्टीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चूंकि पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होने जा रही तो इनडायरेक्टली वो इसमें हिस्सा लेंगी और इसके लिए दूसरी पार्टीज भी हैं वो पार तोल रही हैं, क्योंकि उन सब के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो उथल पुथल फिर ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, जो उनका कैडर जो है वो भी कहीं न कहीं पार्टी से अलग हो रहा है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स कश्मीर में जो है, इस पावर पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस है इलेक्शंस की। तो इन इलेक्शंस में चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, वो सब जमातें, जो दो बड़ी जमातें और उसके साथ जो तीसरी बड़ी जमात, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी जमातें, वो सब इस पावर पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं अपना जो है हिस्सेदारी
सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तक उपकार अलायंस ने कोई हतमी फैसला नहीं लिया है, क्योंकि 7 तारीख को माना जा रहा है कि एक मीटिंग होने जा रही है और उसी मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है। तो क्या ये 7 तारीख को मीटिंग होने जा रही है और इसमें क्या कुछ मुतवक्का है? देखिए, 7 तारीख तो बाद की बात है। फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उनकी जो ग्राउंड लीडरशिप है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो दूसरी जमातें, सबको इस वक्त ग्राउंड पे जो अपना कैडर है वो यही बता रहा है कि ये जो ग्राउंड है ये खुला नहीं छोड़ना है, और इस ग्राउंड को खुला छोड़ने से उनको नुकसान हो रहा है, उनकी पार्टीज़ को नुकसान है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या दूसरी जमात, उनको नुकसान, उनके जो लीडरशिप है वो बता रही है, ग्राउंड पे जो लीडरशिप वो बता रही है उनको नुकसान हो रहा है। तो इसमें 7 अगस्त को क्या फैसला होता है वो सबके सामने है, क्योंकि मजबूरी है पार्टी क़यादत के सामने कि इस पॉलिटिक्स में, इस पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। और स्पेस जो है, यूजुअली जब स्पेस खाली रहती है तो हर कोई उस पर आ जाता है, और आप यकीन मानिए कि यहाँ पे आज ये भी कहते हैं कि वो भी लोग इस पावर पॉलिटिक्स में सरपंच के पास, पंच के पास आए हुए जिन्हें क्रेडिबिलिटी भी सोसाइटी में नहीं थी, लेकिन जब स्पेस खुली थी तो उन लोगों ने उसमें शिरकत की और वो सामने आ गए। तो वो स्पेस जो है वो खुली न रखते हुए इस वक्त ये सियासी जमातें पर तोल चुकी हैं कि ये इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और हिस्सा लेती हो। लेकिन आप देख रहे ये है कि यहाँ की जो 2 बड़ी जमातें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों जमातें जो है अलायंस वाली पॉलिटिक्स करती हैं या अलग अलग से करती हैं। अब तक 7 अगस्त की जो 7 नवंबर की जो मीटिंग है वो खास तौर पे यही होगा, उसमें यही होगा कि हम कोalition के तौर पे अपने कैंडिडेट्स उठाएं, क्योंकि डायरेक्टली कैंडिडेट्स नहीं होंगे बल्कि उनके, हम उसे कहेंगे प्रॉक्सी होंगे या डामी होंगे, क्योंकि वो सामने आएंगे, लेकिन ज्वाइंटली ये चाहते हैं कि इनके कैंडिडेट्स हों वो ज्वाइंटली हों, और 7 अगस्त को वही फैसला इनका होना है। चलिए, थे सनम एजाज जो हमें जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से रूबरू करा रहे थे, और जो यहाँ हालात है उसके साथ साथ गुपकार अलायंस और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का क्या रुझान रहेगा, वो किस तरह सामने आएंगी, ये सनम एजाज बता रहे थे। लेकिन आप देखते रहिए प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में जहां पहले ही सनम एजाज ने कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर पर जो गुपकार अलायंस के सिग्नेटरीज हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो ज़रूर इन इंतखाबात में शिरकत कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई कंसेंसस भी बन सकता है कि ये पार्टीज़ मिलजुल कर किसी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और उन्हीं को वो जो है वोट डालेंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या रुझान है, अपनी पार्टी भी है, उनका क्या रुझान है? कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चन्नी के साथ भी हमारी बात हुई है। सुरेंद्र सिंह चन्नी का मानना है कि इन इंतखाबात को वेलकम करते हैं और साथ ही साथ वो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। लेकिन उनका ये भी डिमांड था कि काश ये इंतखाबात नॉन पॉलिटिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल बुनियादों, पार्टी बुनियादों पर होते, तो उसके बाद उन्हें भी, यानी लोगों को भी ये पता चलता कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी इलेक्शन को बाइकाट नहीं किया हुआ है, नंबर 1। और इस इलेक्शन को लेके अभी जब नोटिफिकेशन होती है तो उसमें पार्टी बैठेगी, मंथन करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि हमने किस दिशा में जाना है, हम इलेक्शन को किस दिशा में लेके जाते हैं। तो उसमें पार्टी के जो सीनियर लॉट लीडर्स हैं, कोर ग्रुप बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारी अगली रणनीति जो होगी वो क्या होगी। रही बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके आप बोलते हो कि इन्होंने ग्रुप तैयार किए, जिस तरह स्टेट को लेके अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तैयार किया गया, उसकी एक कड़ी ये भी है कि कल जो आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं जी, जो चेयरमैन इसके सरपंचों के हैं, उन्होंने वहाँ पे बोला कि हम सभी लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और तैयारी के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि कांग्रेस पहले ये चाहेगी कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आपके शहर के अंदर अभी कल इनकाउंटर हुआ, इससे पहले भी हुआ। तो गांव देहात के लोग रहने वाले, जैसे अभी बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए और इससे पहले भी 5 सरपंच मारे गए, तो उनकी सुरक्षा को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट कदम इंतज़ामिया को उठाना पड़ेगा ताकि वो लोग जो हैं वो सुरक्षित कैसे रहें। देखिए, अभी पिछले इलेक्शंस में जितने भी 5 सरपंच लड़े थे, जीत के आए थे, और उन 5 सरपंच को इन्होंने होटल्स में रख दिया है, सिक्योर जगह पे रखा हुआ है, और अब पंच और सरपंच अपने एरिया में जा ही नहीं पाएगा। वहाँ जाके अपने जो बाकी लोग हैं उनको लड़ने के लिए उनकी मदद नहीं करेगा,
उनको, क्योंकि मेरी आज सुबह भी बात हुई कुछ 2-3 पंच सरपंच से, वो बोलते हैं कि जी हमें बिल्कुल होटल से बाहर जाने नहीं देते, बोलते हैं जी पहले पूछ के जाओ। ठीक है, सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए भी इकदाम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे सरकार को। अगर इस इलेक्शन में सीरियसली, और सबसे बड़ा इशू ये होगा कि ये आज के जो इलेक्शन होंगे, इन इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हो? क्या हम तो चाहेंगे कि ये इन्होंने वादा किया कि हम ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर करवाएंगे, तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि आज के इलेक्शन जो है ये फ्री एंड फेयर रहें। और आने वाला कल जो होगा, जिस तरह इन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट्स को लेके 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, हर जिस तरह मेरे 3 ब्लॉक हैं तो 3 में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई ब्लॉक लेवल की, तो इसी चीज़ को बैलेट की फैसिलिटी दी जा रही है अगर वो अवेल करना चाहें। और दूसरे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, अगर उनको मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी हम पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। और तीसरी, जो कोविड पेशेंट्स आइसोलेशन में है, उनको भी ये फैसिलिटी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा एक और हमने इस बार किया है कि पोस्टल बैलेट को फैसिलिटेट करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कोरोना पेशेंट्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए हर जिले में स्पेशल पोलिंग पार्टीज बनाई जाएंगी जो फिजिकली उनको घर जाकर के पोस्टल बैलेट मुहैया कराएंगी और उसको कलेक्ट भी करेंगी। तो ये फैसिलिटीज इस बार ऐड की गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, कि जो सेकंड पार्ट है कॉन्फ्रेंस का वो शुरू करें और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में एक बार। प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया के सारे साथीगण, जम्मू में, कश्मीर में हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सेक्रेटरी इलेक्शन स्टेट के हमारे साथ हैं यहाँ पर, डिपकॉम्स कश्मीर जम्मू, IGP जम्मू, IGP कश्मीर, all the deputy commissioners, friends once again. जम्मू कश्मीर का ये पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी बना है, जैसे आपको मालूम है, और पहली ही बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन सारे 20 जिलों में होने जा रही हैं और इसका मैं यहाँ पर आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। जैसा आपने जाना होगा कि हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी और ये चूँकि इलेक्शन पहली बार हो रही है तो ये 20 जिलों में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं उनकी इलेक्शन होगी। इसकी डिलिमिटेशन करी जा चुकी है, वो पहले भी आपको मालूम है और उसका समाचार पत्रों में और मीडिया में ऑलरेडी कवरिंग हुई है। रिजर्वेशन SCs के लिए, STs के लिए और वीमेन के लिए ये इसमें होनी थी। ये कल हमने फाइनलाइज करके कल नोटिफिकेशन निकाली है, वो आज अखबारों में दी जा चुकी है और वो सेपरेट नोटिफिकेशन के कौन से इसमें DDC में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी SC के लिए रिजर्व है, कौन सी ST के लिए रिजर्व है, कौन सी वुमेन के लिए रिजर्व है, वो सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाएगी थ्रू द नोटिफिकेशन दैट वी इशूड येस्टरडे। अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो हैं, इस इलेक्शन में भी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वही डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर हैं और वो अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो इस इलेक्शन में इस्तेमाल होंगी। ये जो नई जिला लेवल के ऊपर में बॉडी बन रही है, इसकी टर्म जो है वो 5 साल की होगी। इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन हो रही हैं पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, जिसको मैंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कह रहे हैं पंचायत एक्ट के अंदर, जो बाई इलेक्शन की जरूरत थी। जैसे आपको मालूम है कि ब्लॉक डेवलपमेंट में काउंसिल बनी तो बहुत सारे सरपंच लोग उसमें चेयरमैन बन गए, तो उनसे भी वैकेंसी पैदा हुई और पंचों ने भी कहीं पार्टिसिपेट किया और कुछ जगह में जम्मू प्रोविंस में
और साइजेबल नंबर कश्मीर प्रोविंस में हलकों में इलेक्शन या तो अधूरी थी या हुई नहीं थी। तो इसकी भी इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन दोनों लेवल पे सरपंच की, हल्का पंचायत की और पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की वो भी होगी। इसकी स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, इसके बीच लिखी हुई हैं वो आपको बता देंगे। अपडेटेड पंचायत इलेक्टोरल रोल सभी जिलों में अवेलेबल है। रिजर्वेशन स्टेटस जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी का था और उसमें कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, तो जो पहले नोटिफाई हो गया है वही ये रहेगा। जो बाई इलेक्शन में सरपंच और पंच चुन के आएंगे उनकी टर्म जो होगी वो शुरू से लेकर है, उसी के लिए बाई इलेक्शन होती है। तो ये मोटी मोटी समरी है। नाउ आई विल लाइक टू कम टू द डिटेल, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहली बार जनरल इलेक्शन हो रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, जिला विकास परिषद इसको हिंदी में हम कहते हैं। सेक्शन 36 जो है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल रूल्स को कैरी करना, इलेक्शन को कंडक्ट करना, ये पंचायत बॉडीज़ के लिए ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बॉडी है, उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। और सेक्शन 45 जो पंचायती राज एक्ट की है उसको अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आएगी और हर एक जिले में ये डीडीसी आएगी, जिसकी इलेक्शन हम करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का एरिया है, एक जिले की बात कर लेते हैं, उसमें म्यूनसिपैलिटी को और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया को एक्सक्लूड करके जो बाकी रूरल एरिया बच जाता है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पूरी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और उस एरिया के बीच में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं डीडीसी की इलेक्शन करने के लिए। डिलिमिटेशन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस प्रोसेस के लिए पूरा पहले इसकी नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद रिजेक्शन आए और उसके बाद में फाइनल नोटिफिकेशन इशू हुई। रिजर्वेशन का भी यही फॉलो किया गया कि रिजर्वेशन के रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, उन रूल्स के अंदर में डिप्टी कमिश्नर्स ने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करके उसको पब्लिक डोमेन में रखा। इसमें ऑब्जेक्शन आए। हमारी 2 कमेटी थी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर के अंडर में, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स के पास आए हुए ऑब्जेक्शंस को एग्जामिन किया और अपनी रिकमेंडेशन हमारे पास भेजी। और हमने जहाँ पर उनकी जो रिकमेंडेशन आई हुई थी उनको मद्देनजर रख के और जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी की रिजर्वेशन को फाइनलाइज किया है। दैट इज ऑन द डिलिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्टोरल रोल्स का है कि ये जो जिला विकास परिषद है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें इलेक्टोरल रोल कौन सी इस्तेमाल करी जाएंगी। तो ये क्योंकि जिले के ऊपर है, ये पंचायत हल्का की जो इलेक्टोरल रोल है उसी को अडॉप्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए और उसकी अपडेशन कंटिन्यूसली हो रही है। अपडेशन की डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो बाद में बता सकते हैं, लेकिन जो पंचायत के लिए रोल बनी हुई है वो एक 20 से अपडेटेड हुई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आज भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है इलेक्टोरल रोल में तो वो भी हो सकता है, उसकी एक लास्ट डेट रहती है, वो अभी नहीं हुई है। तो आपके जरिए से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सारे जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति, कोई भी सिटीजन जो पहले आ पाया, इसमें कुछ लोग हमारे रिफ्यूजी थे जो कि मेन पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे लोकसभा में, लेकिन स्टेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आ गया है, उनकी पूरी इंटाइटलमेंट जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, वो सब इलेक्टर बन सकते हैं। तो मैं आपके जरिए से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में एलिजिबल कोई ऐसे इलेक्टर्स हैं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में जल्दी से जल्दी लास्ट डेट होने से पहले अपने आप को जोड़ लें। रिजर्वेशन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज की इस हमारे प्रेस नोट में इसकी कॉपी हम आप सबको देंगे, इसमें ये कवर्ड है। प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसका मोटा मोटा, और कल इसकी फॉर्मल नोटिफिकेशन 3 तारीख को हमने जारी कर दी है। टर्म ऑफ ऑफिस मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी ये 5 साल होगी। बाई इलेक्शंस की चर्चा हमने थोड़ी सी करी, अब थोड़ा विस्तार से बता दें कि लास्ट जनरल इलेक्शन पंचायत के लिए हुई थी नवंबर-दिसंबर 18 में। इसमें 22,214 पंच और 3
4,459 सरपंच चुने गए, जबकि टोटल संख्या थी 33,592 पंचेस की। लगभग 22,000 चुने गए थे। एग्जैक्ट फिगर इसमें है 33,000 में से लगभग बात कर रहा हूँ। और सरपंच 4,290 सारे होने चाहिए थे सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन उसमें से 3,459 चुने गए थे। उसके बाद और वैकेंसीज हुई डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, और इलेक्टेड सरपंच जो पंच हैं वो उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि वो चेयरपर्सन बीडीसी बने या किसी और कारण से। तो उससे भी सीटें 307 वेकेंट हुई हैं। और जैसा अभी बताया हमने कि इनके लिए भी बाई इलेक्शन 7/7 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में करी जा रही हैं, सरपंच चुनने के लिए, पंच चुनने के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पंचायत की जो इलेक्टोरल रोल है वो इसकी रिवीजन एक बार 1/1/20 से हुई। इसकी ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल पहले पब्लिश करी गई थी नवंबर 19 में। उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट किया गया ऑब्जेक्शन लेके। इलेक्शन में एडिक्वेट कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये कॉपीज हमारे पास में रेडी हैं और ये कॉपीज जैसे इलेक्शन लॉ है उसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। उसको छोड़ के सॉफ्ट कॉपीज भी इसकी उपलब्ध हैं जो कि हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चूँकि अभी तक जब तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, यही इलेक्शन अथॉरिटी का डेजिग्नेशन लीगल ये करते थे। लेकिन अब जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं तो हमारी जो पुरानी वेबसाइट है कॉमन www.co, जो आपको मालूम होगा और पब्लिक को भी इसके बारे में जानकारी है, उस पर इसकी प्रिंटेड कॉपीज भी रहेंगी। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलरेडी इसकी चर्चा हो गई। और जो पंच और सरपंच की वैकेंसीज हैं पंच वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें वही रिजर्वेशन क्योंकि वो पहले ही डिसाइड हो गया था तो इसलिए उसके लिए नई नोटिफिकेशन नहीं जारी की जाएगी। जो 2018 की इलेक्शन में रिजर्व पंच कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो उसी में रिजर्व रहेगी। और जहाँ तक के ताल्लुक है इसका जिला विकास परिषद का, वो हमने बताया आपको कि वो कल इशू करी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टर्म की बात हो गई। अब नेक्स्ट इसमें काफ़ी हमारी प्रेस नोट में डिटेल स्टैटिस्टिक्स है कि कितने कितने इलेक्शन कहाँ पर हो रही हैं। तो जिला जो विकास परिषद है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका सिंपल है। जम्मू प्रोविंस में 10 जिले हैं, 14 के हिसाब से 140 जहाँ होगी। कश्मीर में भी 10 हैं, 14 के हिसाब से 140 वहाँ होगी। तो टोटल मिला के 280 इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में डीडीसी की इलेक्शन होंगी। जो सरपंच हैं पंचायत हल्का जहाँ इलेक्शन होनी है, ये कश्मीर प्रोविंस में 935 हैं और जम्मू प्रोविंस में 153 हैं। टोटल 1088 इसमें पंचायत हल्का में इलेक्शन होनी है सरपंच की। और जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये कश्मीर डिवीज़न में 11,814 हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये जहाँ पर हमारे पास ब्यौरा है, लेकिन मुझे लगता है आंकड़े आपके हम हाथ में दे देंगे ये। तो 11,814 है। इसमें सबसे ज़्यादा थी ये बारामूला में 2,165, उसके बाद अनंतनाग में थी 1,999, श्रीनगर में है, नहीं बड़गांव में 1,948 और बाकी यहाँ पर है। जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा थी वैकेंसीज हमारी पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज की किश्तवाड़ में, और उसके बाद शायद रामबन, लेकिन टोटल मिला के 153 है ये हल्का पंचायत की। तो ये टोटल होगी 1,088। सिमिलरली जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज की मैंने बात करी ऑलरेडी, तो ये टोटल मिला के 12,153 है। डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स, तो हर एक इलेक्शन में वोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसकी सूची एक जारी कर दी गई है। इसके बारे में अभी सीओ साहब ने भी बताया। वो एक एनेक्शन 1 जिसका हम आपको देंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिससे आदमी प्रूव कर सकता है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो इलेक्टर्स को लाने होंगे। तो मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहूँगा कि सारे इलेक्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है जिला विकास परिषद की। सारे देश में या बहुत सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत 10 साल से 20 साल से 30 साल से महाराष्ट्र में, गुजरात में पंचायती राज शुरू हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बनी। हमारे जम्मू कश्मीर में ये पहली बार जिला विकास परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बन रही हैं। इट्स मेजर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, इसलिए सभी इलेक्टर्स से हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि वो अपने कागज़, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें। जो कहाँ कौन से वोट्स हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत एक हमारी ड्यूटी भी है और उसी से डेमोक्रेसी आगे प्रमोट होती है।
तो मैं आपके जरिए सारे जम्मू कश्मीर के एलिजिबल इलेक्टर्स को, सारे यहाँ के रहने वाले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस इलेक्शन में अपने जो कागज़ वगैरह हैं, कागज़ तो ज़्यादा पूरे नहीं करने हैं, आपका राइट है इलेक्टोरल रोल में आपने चेक करना है आपका नाम, पोलिंग स्टेशन में कहाँ आपका नाम है, और उसके बाद में आपने अपना पार्टिसिपेट करना है। पोलिंग स्टेशन, ये हमने एडिक्वेट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बनाए हैं हर एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और जो वेकेंट पंच कॉन्स्टिट्यूंसी है या पंचायत हल्का की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हीं को हमने अथॉरिटी दी लॉ के अंदर में, और उन्होंने ये एडिक्वेट अप्रोप्रिएट जगह पे जहाँ पोलिंग स्टेशन है वो उन्होंने बनाए हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। इस इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस होंगे, जो पंचायत वाली इलेक्शन है उसमें बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाएंगे। जब बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो बैलेट पेपर भी बनाए जाएंगे इसके लिए, और वो इन इलेक्शंस में यूज़ होंगे। ये बैलेट पेपर की डिटेल हमारा जो कम्युनिकेशन बाद में रहेगा आज के बाद, उसमें बताया जाएगा इनके रंग क्या होंगे, ताकि लोगों को फैमिलियराइजेशन एडवांस में हो जाए बैलेट पेपर्स के डिटेल के बारे में। और सफिशिएंट नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस हमारे पास, हम उनके अरेंजमेंट हमने कर दिए हैं ताकि इलेक्शन स्मूथली हम कंडक्ट कर पाएँ। ऑब्जर्वर्स के बारे में, सारी इलेक्शंस में हम ऑब्जर्वर्स लगाते हैं, इलेक्शन अथॉरिटीज लगाती हैं, तो जनरल ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्लॉयड। ऑब्जर्वर डिप्लॉय करने से इलेक्शन एक फ्री मैनर में होती है, फेयर, ट्रांसपेरेंट, और इस बार कोविड भी है, कोविड के इंतजाम करने हैं, और ये ऑब्जर्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। हमारी सारी इलेक्शन मशीनरी तो करेगी, लेकिन उसकी बाहर से एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए वी विल बी अपॉइंटिंग द ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स के साथ साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करे जाएंगे, जो उनकी मदद करने के लिए और पोल प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए कि वो ठीक ठाक पोलिंग दे के पोल हो रही है, और उसके पहले भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन हो रहा है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करी जाएंगी, और इनफैक्ट वो इशू कर दी गई हैं, और हर एक कैंडिडेट जो है वो उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि इलेक्शन के लिए वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोले, और उस बैंक अकाउंट में वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा डेट ऑफ नॉमिनेशन से जब तक इलेक्शन खत्म होती है वो उसमें कैंडिडेट की जिम्मेवारी होती है कि वो उसमें इलेक्शन लिखेगा, और उसको एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर चेक करेंगे। कंट्रोल रूम और कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर लगाए जाएंगे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। एक्सपेंडिचर रजिस्टर हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो उसको मेंटेन करे। इसमें जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कर सकता है कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसकी लिमिट फिक्स हुई है, उसके बारे में मैं जरा बोलना चाहूँगा। जो डीडीसी का मेंबर बनेगा और जो उसका कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा उसकी लिमिट है 5 लाख की, 5 लाख। सरपंच की जो इलेक्शन है उसकी लिमिट है 1 लाख की, और पंच की लिमिट है 30,000 की। वीडियोग्राफी, सभी इवेंट्स की वीडियोग्राफी होगी। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जो इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हैं, दे विल बी अरेंजिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ वीडियो एंड डिजिटल कैमराज और कैमरा टीम्स इस एक्टिविटी के लिए। इसमें वीडियोग्राफी होगी नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए, उसकी जब स्क्रूटनी होती है, और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस, इंपॉर्टेंट पब्लिक मीटिंग, जो प्रोसेशन चल रहे हैं उस समय, प्रोसेस ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स, पोलिंग प्रोसेस एंड काउंटिंग। वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है और उनका सीरियल नंबर कौन सा है इलेक्टोरल लिस्ट में, उसके लिए वोटर स्लिप दी जाएंगी, और वो वोटर स्लिप जो होंगी वो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएंगी।